हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं रवि कुमार। अब तक आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे फिजिक्स का चैप्टर। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा टॉपिक्स इससे पहले देख चुके हैं। कि इसका इंट्रो वगैरह देखे थे, इसका इंट्रो देखे थे कि इसमें हम लोगों ने इसका डेफिनेशन पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने चार्ज देखा, चार्ज के डेफिनेशन, इसकी एसआई यूनिट्स और उसके प्रकार देखे। फिर उसके बाद देखे कि काइंड्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्ज जो रहता है वो कितने प्रकार के होते हैं, फिर कैसे चीज़ें, जो बॉडी है, कोई भी आपके पास निकाय है, वो किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज दर्शाता है और नेगेटिव चार्ज दर्शाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखे निकाय का आवेशित या ऋणावेशित होना, मतलब कैसे जो चार्ज है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे नेगेटिव में होता है। इसके बाद हम लोगों ने जाने कि कोई भी हमारे पास अगर वस्तु है तो उसमें कैसे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे जैसे सील का और एक रॉड, ग्लास का जो रॉड है उसको अगर रब करते हैं तो वहाँ पे जितने ग्लास के जो साइन ग्लास के जो नेगेटिव रहते हैं वो सिल्क पर आ जाता है, जिससे सिल्क जो है यानी कि रेशम जो है वो नेगेटिव नेगेटिव दर्शाता है ना, उसमें नेगेटिव ऋणावेशित हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाने कि एक जो हमारे पास अगर बॉडी या दो हमारे पास निकाय है तो उन निकायों को किस तरीके से हम धनावेशित या ऋणावेशित करते हैं। तो उसके लिए वन बाय वन हम लोगों ने ये स्टेप्स देखे थे। नेक्स्ट देखे थे हम लोगों ने कि कौन कौन से मैटर या कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो कि ऋणावेशित और धनावेशित का गुण दर्शाता है। और ये जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋणावेशित पदार्थों और धनावेशित पदार्थों के नाम बताइए, है ना। तो जैसे रबर हो गया, एबोनाइट का रॉड हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, ठीक, ये सब जो है वो पॉजिटिव साइन दर्शाता है, सॉरी, ये सब जो है नेगेटिव साइन दर्शाता है। जबकि यहाँ पे हेयर जो है, फर यानी कि बिल्ली की खाल, सिल्क हो गया, उलन हो गया, ठीक है, यानी ऊनी कपड़े, रबर, ग्लास रॉड, ये सब जो है वो पॉजिटिव साइन दर्शाने वाले चीज़ें होती है। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे थोड़ा सा कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। तो आइए इसी में थोड़ा सा और देखते हैं। तो हम लोगों ने देखे थे इंसुलेटर। जैसे कोई भी हमारे पास पदार्थ होता है या कोई भी मैटर होता है या कोई भी चीज़ें होती है, वो उसमें अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी फ्लो ऑफ चार्ज ऑन मैटर। किसी भी पदार्थ में चार्ज के फ्लो के आधार पर पदार्थों के प्रकार, ठीक है, या चीज़ों के प्रकार किस तरीके से हमारे पास अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर किसी भी वस्तु में अगर करंट हम फ्लो करा रहे हैं, है ना, करंट इसको दिया जा रहा है, तो फिर वो क्या होता है, अगर करंट उसमें आसानी से फ्लो हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, कंडक्टर, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोलते हैं। तो यानी कि आपको कंडक्टर का डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ऐसी वस्तुएं जिसमें विद्युत धारा या फिर चार्ज जो है वो आसानी से प्रवाहित हो जाता है, फ्लो हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। सबसे यहाँ आपके पास होता है कंडक्टर में सोना, है ना, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या क्या गुण दर्शाता है, कंडक्टर का गुण दर्शाता है। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, चांदी, ठीक। तो ये जो है, उसके बाद देखेंगे ऐसी वस्तुएं जिसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है, ऐसी वस्तुएं जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है, कुचालक बोला जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल होता है ग्लास का जो रॉड है, रबर हो गया, वुडन यानी कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, पीवीसी पाइप। ये आपको एग्जाम्पल लिखना है यदि आपके पास ये वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, ठीक है, पूछेगा कि डिफाइन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, ठीक, इसको पूछा जाएगा। उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर।
सेमीकंडक्टर ऐसी चीज़ें होता है जिसमें प्रारंभ में तो धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन अगर हम धारा या फिर कहें कि चार्ज की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो उसमें विद्युत धारा क्या होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर किन चीज़ों का बना रहता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये बना होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में आप अच्छे से पढ़ोगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका टॉपिक ही है सेमीकंडक्टर चैप्टर, है ना। तो आपने आपने इन तीनों को जान लिए, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। यहाँ पे विद्युतदर्शी है, ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आखिर क्या होता है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वो क्या करता है, चीज़ों को, जैसे कि कोई भी वस्तु जो है वो चार्जेबल है या नहीं, या फिर या वो वस्तु पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको दर्शाने के लिए, उसी को बताने के लिए उसी को हम बोलते हैं विद्युतदर्शी या फिर इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, दिस apparatus is used to detect the presence of charge on substance and also to determine the nature of charge present। ठीक है, कोई भी ऑपरेटर, मतलब गोल्ड लीफ एक ऐसा ऑपरेटस होता है, ठीक, जो कि क्या करता है, किसी भी बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, उसको क्या करता है, वो बताता है। ठीक है, कोई भी बॉडी है, जैसे कि हमारे पास क्या हो, एक कोई वस्तु हो, है ना। अब इस वस्तु, मान लो ये इस वस्तु को क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि ये पॉजिटिव साइन दर्शा रहा है या फिर नेगेटिव साइन, यानी कि ये बॉडी जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको बताता है। और ये भी बताता है कि ये चार्जेबल है या नहीं। ठीक है, तो विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण या ऐसा ऑपरेटस होता है जो कि किसी भी बॉडी के आवेशित है या नहीं, या चार्जेबल है या नहीं, और वो चार्जेबल है तो किस प्रकार के चार्जेबल बता रहे हैं, क्या वो नेगेटिव वाले बता रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव वाला बता रहा है, इसको बताता है ये। ठीक है, अब आपको क्या क्या लिखना है, देखो इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, क्या बताओगे, उसको बताता है। ठीक है, तो दो चीज़ें लिख सकते हो, हाँ, चार्ज substance and determine the nature of charge, है ना, determine the nature of charge। determine the nature of body या एनी सब्सटेंस, ऐसे कुछ बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी वस्तु के, है ना, आवेशित है या नहीं, आवेशित है या नहीं, और निकाय के धनावेशित या ऋणावेशित प्रकृति को बताता है। ये आप लिखोगे, प्रकृति को बताता है, इंडिकेट करता है, बताता है, या डिटरमाइन करता है। ठीक है, कौन, ये। अब आपको इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, डायग्राम देखोगे मतलब चीज़ें आप आसानी से पढ़ लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या क्या दिख रहा है, एक हमारे पास एक वेसल होता है। ठीक है, ये ग्लास वेसल होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्लास वेसल।
ग्लास वेसल होता है, यानी कि कांच की जार होती है, ठीक है, कांच की जार होती है, और ग्लास का वेसल होता है, कांच की जार, और यहाँ पे क्या रहता है, ये एक ग्लास का रॉड होता है, इसी में सॉरी ग्लास का रॉड बोलता हूँ, सॉरी, ये जो रहेगा कोई भी मेटल का रॉड रहेगा, ये क्या है, मेटल का रॉड है। यहाँ जो बीचों बीच हमको जो दिख रहा है ऐसे, ये क्या है, मेटल, कोई भी मेटल का रॉड होता है, ठीक है, इसका काम होता है मेटल रॉड, मेटल रॉड ये, ठीक। और इसमें क्या रहता है, इस रॉड के सबसे निचले पॉइंट पे, सबसे निचले पॉइंट पे यहाँ पे दो पत्ती ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये वाला दो पत्ती दिख रहा है, ये क्या होता है, ये गोल्ड का एकदम बारीक सा पतला फॉइल होता है, पत्ती होता है, ठीक है, बहुत ही पतला, है ना। तो गोल्ड ही क्यों लिया जाता है यहाँ पे, इसका रीज़न ये है कि गोल्ड जो है वो सबसे पतले से पतले स्थिति में आ सकता है, वो, है ना। जैसे दूसरा हमको लोहा हो गया या कॉपर हो गया, उसको अगर पीट रहे हैं पीट रहे हैं पीट रहे हैं, तो एक समय ऐसे आएगा ना कि वो ज़्यादा बारीक नहीं हो जाएगा, सबसे अगर बारीक होता है, सबसे पतली एकदम झिल्ली की तरह पतली हो सकता है ये, ठीक है। तो इसी कारण ना, अच्छा इसमें और देखेंगे आगे, तो इसी कारण यहाँ पे गोल्ड की पत्ती ली जाती है, ठीक है, गोल्ड की पत्ती ली जाती है ना। अब गोल्ड की पत्ती लेने का रीज़न ये है कि हमको जैसे ही यहाँ से हम चार्ज इस पे लाते हैं, ठीक है, ये ऊपर में कॉर्क लगा है, कॉर्क लगा होता है, इसका रीज़न ये है कि इसमें कहीं से भी बाहर से एयर वगैरह ना आ पाए, बिल्कुल यहाँ पे वैक्यूम रखा जाता है, इसी कारण इसको कॉर्क मतलब ढक्कन से टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है कॉर्क। अब ये क्या करते हैं यहीं पास, हाँ, इसी इसी के माध्यम से, और ये इसी के माध्यम से क्या होता है, जैसे ही हम एक आवेशित या फिर चार्ज, है ना, चार्ज रॉड को हम इसके पास लेके आते हैं, तो इसमें जितने भी चार्ज रहता है वो इस मेटल रॉड के माध्यम से यहाँ तक पहुँचता है, फॉइल तक पहुँचता है, ठीक है, सोने की पत्ती तक पहुँचता है। जैसे ही सोने की पत्ती में आएगा, शुरू में ये ऐसे रहता है, स्टार्टिंग में ये रॉड है मान लो, ठीक है, अब यहाँ पे लगी रहेगी सोने की पत्ती, यही बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा रहता है ना, सोने की पत्ती बिल्कुल इस तरीके से जुड़ा रहता है। जैसे ही हम ऊपर से यहाँ पे चार्ज वाला कोई रॉड लेके आते हैं, चाहे वो माइनस हो सकता है चाहे प्लस, जो भी है, ठीक है, तो इस रॉड के माध्यम से यहाँ फॉइल तक पहुँचता है, पत्ती तक पहुँचेगा, कौन पहुँचेंगे, चार्ज है वो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे ही ये आएगा, वैसे ही ये यहाँ पे जो दो पत्ती लगी है वो अलग अलग ऐसे रिपल हो जाएगा। क्यों रिपल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे क्या करता है, रिपल करता है। यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा, दो पत्ती ऐसे रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे चिपका रहेगा। जैसे ही मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा चार्ज, तो दोनों ऐसे एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि ये रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, तो इस तरीके से हम कोई भी वस्तु जो है वो चार्ज है या नहीं उसका पता करते हैं, डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, ये ऐसे। अब उसके बाद ना इतना ही है इसमें, यहाँ पे देखोगे ये नीचे जो हमारे पास पूरा इलेक्ट्रोस्कोप रहता है, इलेक्ट्रोस्कोप रहता है, उसके निचले सिरे पर किनारे में टीन की दो छोटी छोटी पत्तियां होती है, ठीक है, पन्नी होता है, पत्ती, फॉइल, ये भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये इन चीज़ों को, यानी कि ये सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, सेंसिटिविटी को बढ़ा रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, चीज़ों को ये अच्छे से काम करने में मदद करता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें होता है। अब डायग्राम देखोगे, डायग्राम देख के खुद ब खुद डिस्क्राइब कर सकते हैं अपन लोग, है ना। तो इसी कारण बोला जाता है कि साइंस में हम लोग को चीज़ों को समझ में आना चाहिए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। रट्टा यदि हम चीज़ों को मारते हैं तो रट्टा मारने से चीज़ें याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक्चुअल में वो ऐसे रहते हैं, ये तो डायग्राम था, है ना, एक रे डायग्राम का था, एक्चुअल में ये इस तरीके से होता है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसे रहता है ये,
ये है आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रोस्कोप में यहाँ पे है, देख सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ ये कांच का लगा हुआ है, वेसल है, ठीक है ना। और इसको क्या कर दिया जाता है, वैक्यूम यहाँ पे रखा जाता है, ताकि कोई भी इसमें यानी कि टेम्परेचर का भी ना प्रभाव पड़े, ना ही एयर इसमें किसी तरीके से अंदर आ पाए, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है थोड़ा सा पीला कलर का, है ना। यही है आपके पास फॉइल, नीचे में ये वाला लगा हुआ है। और ये आपके पास ग्लास का रॉड है, ठीक। और ये जैसे ये बॉब है, इसी में क्या करते हैं, जो रॉड रहता है, जो चार्ज रॉड रहता है, ठीक है, उसको इसी में, चाहे वो रॉड किसी भी तरीके का चाहे प्लस दर्शाए चाहे नेगेटिव दर्शाए, कोई भी चार्ज दर्शाए, उसको यहाँ पे लाते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये देखो, ये है भैया एक कॉर्क है, ये है ना, इसी के माध्यम से अच्छे से ये क्या हुआ है, लगा हुआ है, टाइट है ये, ठीक, जिसके कारण एयर वगैरह या टेम्परेचर इसमें ना आए, ठीक। तो ये होता है। अब इसी में लाएंगे, अब ये रॉड के माध्यम से यहाँ फॉइल तक पहुँचेंगे, चार्ज जो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप होता है, ठीक। यहीं पे रहता है टीन की पत्ती, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें टीन की पत्ती रहेगा पूरे प्रयोग को अच्छे से कराने के लिए। फाइनली हमको क्या लिखना है, एक होता है ग्लास का वेसल। इस ग्लास के वेसल में दो हमारे पास, सॉरी, इस ग्लास के वेसल में एक मेटल का रॉड होता है, धातु की छड़ होती है। इस धातु के, ये जो धातु के छड़ है, इसके निचले सिरे पर क्या होता है, गोल्ड फॉइल रहता है, और इसके ऊपरी सिरे को हम लोग इस गोल्ड फॉइल, है ना, ये जो गोल्ड फॉइल होता है, अच्छा, ये जो मेटल रहता है, इसको ऊपरी सिरे पर हम लोग कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क क्या करता है कि अंदर में किसी भी डिस्टरबेंस, ठीक है, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस से बचाता है हमको, ठीक है, मतलब इसमें। अब उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर में लगी हुई एक बॉब रहता है, इस बॉब के पास हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास का रॉड लेके आते हैं, सॉरी, आवेशित छड़ यानी कि चार्जेबल छड़ को, रॉड को लेके आते हैं। जैसे हम रॉड को लेके आएंगे, वैसे ही यहाँ पे निचले स्तर पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो फॉइल है वो आपस में क्या हो रहा होता है, रिपल हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेसल के सबसे निचले भाग पे क्या होता है, दो टीन की पन्नी लगी होती है, ठीक है, टीन की पन्नी लगी होती है। ये क्या करता है कि पूरे इंस्ट्रूमेंट को या फिर पूरे सेंसिटिविटी को, इस प्रयोग के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्कोप होता है। 3 नंबर पे आएगा, कुछ नंबर आपके पास डायग्राम में रहेगा, कुछ नंबर आपके पास रहेगा लिखने में, ठीक है, तो हो जाएगा। ज़्यादा नंबर का नहीं आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है कूलॉम्स लॉ, ठीक। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है, मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज है, कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है, मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज है, और इस चार्ज, ये जो चार्ज जो है, मान लेते हैं इसको हम नाम देते हैं Q1 और ये है Q2। दो चार्ज है हमारे पास, इसको A लेते हैं, इसको B लेते हैं, दो चार्ज है। और इस चार्ज के, सॉरी, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे चार्ज Q1 है, B पॉइंट पे चार्ज Q2 है। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा हुआ है। इस दूरी को हम सपोज R नाम देते हैं, R। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, R दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, R डिस्टेंस पर रखा हुआ। तो यहाँ पे क्या करोगे, कूलॉम्स लॉ जब आप बताओगे तो क्या लिखना, 2 पॉइंट पे ए और बी 2 पॉइंट पर दो चार्ज रिस्पेक्टिवली Q1 Q2 है, ठीक है, ऐसे लिखोगे। और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, R दूरी पर है, इतना बताना रहेगा आपको, ठीक है। on 2 point A and B and its charge and B its charge on its charge, मैं इसे लिख रहा हूँ on its charge, और इस पर
आवेश क्या है, Q1 Q2 है, ठीक है, Q1 Q2 है, Q1 Q2 इस पे चार्ज है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो है ना। तो कूलाम ने बताया था, यहाँ पे कूलाम ने बताया था कि जब दो चार्ज जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर होता है तो यहाँ पे जो फोर्स वर्क करता है, यहाँ पे जो फोर्स दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा, चाहे वो दोनों अगर निगेटिव सिंबल वाला हो, निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, इट मीन्स क्या हो जाएगा, या तो अगर सेम चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेगा, रिपल कर रहा है तब भी क्या लगेगा, एक दूसरे के विरोध में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर ये उल्टे चार्ज वाले हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज, सॉरी दोनों अलग अलग चार्ज वाले, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है तब भी से क्या है, यहाँ पे कोई फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से यहाँ पे फोर्स काम करेगा, चाहे वो विपरीत चार्ज वाला हो या फिर चाहे वो सेम चार्ज वाला हो, ठीक है। तो इसने बताया कि कूलाम ने बताया कि दो वस्तु अगर है, दोनों के कोई चार्ज अगर डिनोट कर रहा है तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स जो रहता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स, ठीक है, इस पे काम करने वाला फोर्स, ठीक है, तो बल है ना, इस पे काम करने वाला F जो है वो क्या रहता है, कूलाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। F इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि Q1 इंटू Q2। अब अनुक्रमानुपाती इस मीन प्रोपोर्शनल, ऐसे समझ गए, ठीक है। यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ प्रोपोर्शनल। और बोला है कोई भी, समझ पा रहे हो ना, है ना, दो भाई कोई भी वस्तु कोई भी हो सकता है, आपके पास दो मेटल हो गए छोटे छोटे पॉइंट में, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज चाहे रिपल करे चाहे अट्रैक्ट करे, कुछ भी इन दोनों के मध्य फोर्स लगेगा वो इसके प्रोपोर्शनल रहेगा। प्रोपोर्शनल रहेगा इट मीन्स क्या समझते हैं, फोर्स बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा या नहीं, थोड़ा सा और बोल सकती हो, उल्टा बोल रही हो आप बोल रही हो फोर्स बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, तो फोर्स तो एकरमन ऊपर डिपेंड करत ना। अरे देख, शुरू में मान लो जाए ये 1 कूलाम का था, ठीक है, और ये मान लो ये भी 1 कूलाम का था। अब मान लो जाए एक ठने बढ़ गया 2 कूलाम हो गया, ये कितना हो गया 1 कूलाम। तो यहाँ पे पहले क्या था, 1 इंटू 1 था इज इक्वल 1 कूलाम हो जाएगा, मान लो ऐसी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 2 इंटू 1 हो गया तो 2 कूलाम हो गया, है ना। अब इसके अब यही तो बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब ये 3 हो गया और ये 2 है, मान लेते हैं, तो 3 दूनी 6 न्यूटन हो गया। तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना फोर्स। अब बता रही फोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, अरे नहीं, हाँ मतलब ये दोनों बढ़ेंगे ना चार्ज पे, चार्ज के प्रोपोर्शनल है क्या, फोर्स, फोर्स के प्रोपोर्शनल चार्ज नहीं है, ऐसा भी बोल सकती हो, एक बढ़ा तो यहूद बढ़ी ना इसे करके। तो हमको कहना क्या है, चार्ज कोई भी पॉइंट पे अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, है ना, ऐसे मतलब वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो चार्ज के प्रोपोर्शनल है कौन, फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये कोई मात्रा में है कूलाम, है ना। अब जैसे भाई ये दूरी बढ़ते जाएगा, ये दूरी बढ़ गया, ऐसे दूरी बढ़ गया, तो दूरी बढ़ेगा ना तो यहाँ पे फोर्स कम होगा। क्यों फोर्स कम होगा, क्योंकि भाई इसकी तो कैपेसिटी है नहीं ना ज़्यादा दूर तक अट्रैक्ट करने या रिपल करने की, ठीक है। तो दूरी बढ़ेगा, दूरी जब बढ़ेगा तो फोर्स क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। तो इसी को कूलाम ने बताया, ये पहला बता रहा है क्या, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब दूसरा बता रहा है दूरी के जो डिस्टेंस रहता है ना, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, कौन, ठीक है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। ये देख रहे हो ना, दूरी जैसे बढ़ते जाएगा वैसे ही क्या होते जाएगा, फोर्स कम होते जाएंगे। मान लो जाए 2 फ्रेंड है,
दो फ्रेंड है ना, दोनों फ्रेंड मन मान लो जाए एक के साथ शहर में रहा तरी से, ठीक है, शहर में रहा तरी से तब मेल मिलाप हुआ तरी से, तो दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा रही से नहीं। अब दूरी मान लो जाए कुछ टाइम 1-2 साल बाद हुआ, अब एक जने रायपुर में रहने लग गए, एक जने रांची में रहने लग गए, ठीक है। तो अब अभी चलो थोड़ा बहुत बात हो रहा था, ठीक है, और दूरियाँ थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक। अब उसके बाद मान लो जाए एक लंदन में है और एक छत्तीसगढ़ में है, तो और दूरी बढ़ गया है ना, दोनों व्यस्तता से और दूरी बढ़ रहा है, फोर्स कम हो रहा है ना। लेकिन ऐसा भी होता है दोस्ती यारी में, जितनी ज़्यादा दूरियाँ उतनी ही ज़्यादा फिर दोस्ती यारी, ऐसा भी होता है ना। फिलहाल हम देख रहे हैं दो चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, दोनों एक दूसरे के बिना रहना सीख जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दूरियाँ बढ़ रही है तो क्या हो रही है, फोर्स कम हो जाएगा। यानी कि दोनों चार्ज के मध्य जो दूरी रहता है वो वो उसके स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल यानी कि क्रमानुपाती होता है। समझ गए। अब इन दोनों का मान लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, दोनों को एक साथ लिखने पर, ठीक है, दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों को एक साथ लिखने पर ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। समझ गए क्या, ठीक है। अब हम इस प्रोपोर्शनल को लिखेंगे तो F बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है, चलो बताओ। गजब। और हाँ ठीक है, थोड़ा और बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट इस कारण लगाया जाता है भाई दोनों बराबर है ना। अब मान लो जाए कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो उसको ना बैलेंस करने के लिए इसको लगाते हैं। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं भाई एक तरफ ना इसकी वैल्यू जो है वो मान लो 4.6 आ रहा है, ठीक है, और इधर हो जा रहा है 5। अब क्या करेगा, इसको कवर करने वाला तो होना चाहिए ना, ये दोनों साइड बराबर है क्या, नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए ना कोई वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे, कोई भी क्या लगाते हैं, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है, वो रखा जाता है। तो यहाँ पे तब बैलेंस होगा, है ना, तब बैलेंस होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, इसको इंटू करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। समझ रहे। इसी कारण कोई भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारा फार्मूला में, यानी कि हर फार्मूला में यहाँ पे लगाते हैं हम लोग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लगाने का रीज़न ये होता है कि इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है इससे, है ना, कि दोनों पक्ष बराबर है तो दोनों पक्ष बराबर ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट लगाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे वेयर, यहाँ के क्या है, कांस्टेंट क्या और आएगा, देखना इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक, और के बराबर होता है, अभी आएगा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है, ठीक है। के कांस्टेंट बोल दिया, कूलम्ब कांस्टेंट बोल सकते हो। उसके बाद ना के की वैल्यू और आती है 1/4 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे बताया ना, कोई भी कांस्टेंट रहता है उसका वैल्यू फिक्स रहता है, ठीक है। अच्छा, कूलम्ब का नियम बोलेगा तो इतना है कूलम्ब का नियम, ठीक है। अब उसके बाद इसमें थोड़ा और आएगा। अब देखो ये जो है के इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताता है आपके पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसकी वैल्यू यूनिट है। पूछता है इसको, ठीक है, कि कूलम्ब कांस्टेंट का क्या बोलते हैं, यूनिट क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कैसे, हाँ बता रहा हूँ ना, अभी आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं परमिटिविटी। अब यहाँ पे नॉट लगा है ना, नॉट लगा है तो इसका मतलब है ये एयर पे या वैक्यूम पे परमिटिविटी है। अब परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है, यानी कि इसी को बोलते हैं विद्युतशीलता। परमिटिविटी ठीक है, परमिटिविटी विद्युतशीलता बोलते हैं। विद्युतशीलता मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखो,
ये कोई ना कोई मीडियम पे काम कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये Q1 है, Q1 और ये मान लो जाए Q2 है। अब जितने भी रहेंगे ऐसे डायग्राम को बनाना, मान लो जाए कूलाम का नियम पूछ दिया तो आप सबको बताना है कि यहाँ पे ऐसे दो चीज़ें रखना, ए बी ऐसे टाइप का जो भी हो डायग्राम बनाना, ठीक है। डायग्राम बनाने से एक तो आपको लिखने में सुविधा होगा और जो आप चेक करने वाला रहेगा वो उसमें इंप्रेशन और बनता है, ठीक है। तो ऐसे आपको करनी है। तो अब यहाँ पे ये कोई भी मीडियम में रहेगा। अभी हम देख रहे हैं एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम यानी कि निर्वात, है ना, निर्वात या फिर वायु माध्यम में। तो निर्वात या वायु माध्यम, अब ये क्या करेगा, दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। अब भाई ये तो किसी ना किसी मीडियम में है ना, किसी ना किसी मीडियम में है, मान लो एयर मीडियम पे या वैक्यूम में है। तो ये क्या करेगा, इसके बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी बल लग रहा होगा, तो इस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का एक अपोजिशन होता है, विरोध करने वाला होता है। कौन विरोध करेगा, मीडियम करेगा, ठीक है। इसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, हाँ। कौन रेजिस्टेंस लाएगा, मीडियम, उसका अपोजिट तो बोला क्या, अपोजिट है ना, अपोज करेगा, इसको क्या करेगा, विरोध करेगा उसका, ठीक है। अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो उसी को यही अपोज जो कर रहा है या यही जो रेजिस्टेंस ला रहा है उसी को बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। कोई भी मीडियम हो, ये एयर मीडियम पे था, इसी कारण एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं। ये इस सिंबल समझती हो ना, ये ऐसे लिखा है, उसको एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। एप्सिलॉन जैसे थीटा काई फाई साई होता है उसी प्रकार से एप्सिलॉन भी होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन ऐसे पूछता है, आपको पूछेगा कि व्हाट इज परमिटिविटी, राइट द इट्स ए यूनिट, ऐसे करके। तो परमिटिविटी समझ गए ना, मीडियम। ये डायग्राम के थ्रू बताया हूँ आपको। इस डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो कि दो हमारे पास क्या रहेंगे, Q1 Q2, दो क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, ठीक है। दो चार्ज रहेंगे तो इन दोनों चार्ज के बीच में क्या करेगा, ये जो मीडियम है वो रेजिस्टेंस लाएगा या उसमें लगने वाले फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। अपोज करेगा, उसी अपोज करने वाले जो फोर्स रहता है उसी को बोला जाता है मीडियम के कारण, ठीक है, उसी को बोला जाता है विद्युतशीलता या फिर परमिटिविटी, समझ गए। चाहे वो कोई भी मीडियम हो। अभी आगे और देखेंगे। यहाँ पे मान लो जाए ये दोनों चार्ज ये अगर पानी में है या ग्लास में है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ और परमिटिविटी लगेगा। उस ग्लास के अंदर भरा हुआ है मान लो, या पानी के अंदर ये दोनों चार्ज है, तो वहाँ पे अलग परमिटिविटी लगेगा। तो वो परमिटिविटी किसके कारण होगा, मान लो पानी में है, हाँ पानी में है तो पानी के कारण है ना, पानी एक मीडियम है ना, वाटर जो है एक मीडियम है। तो वो जो वाटर है ना इसके बल को अपोज करेगा, इसमें लगने वाले फोर्स को अपोज करेगा, तो वहाँ पे परमिटिविटी हो जाएगा। अब वहाँ पे लिख दो, अगर मान लो ग्लास में है तो ऐसे एप्सिलॉन जी लिख देंगे, उससे कुछ अंतर नहीं आता है, एप्सिलॉन जी लिख देंगे। वाटर में रहेगा तो एप्सिलॉन वाट या सॉरी डब्ल्यू, या फिर आर भी लिखते हैं उसको, आर रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसे करके। समझ आ गया। एप्सिलॉन नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। एप्सिलॉन इतना जगह कम हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल होता है ये 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना होता है, 19 होता है, -12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर, इसका उल्टा होता है, ठीक है। ठीक है, ये परमिटिविटी, इसको विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका यूनिट होता है कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कैसे होगा थोड़ा सा देख लो, देख इसका कैसे होगा, के का कैसे होगा देखना, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, के का कैसे होगा, देख के का मान निकालना है तो ये सब इधर आ जाएगा, इधर नहीं आ जाएगा, तो के बराबर क्या होगा, आर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर हो गया। ये नीचे में है तो ऊपर में नहीं आ जाएगा, और ये दोनों ऊपर में है तो नीचे में आ जाएगा,
Q1 अपॉन Q2 होगा ना, बटे में आ जाएगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ही समझने के लिए बता रहा हूँ। कैसे निकालते हैं उसका यूनिट देखना। ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। और ये आर जो है वो क्या, दोनों के बीच की दूरी है, यानी कि क्या है, मीटर। मीटर से मापेंगे उसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये एक है ना, दोनों का कूलम है, एक बार चार्ज है, दूसरे बार चार्ज है, दोनों का यूनिट कूलम स्क्वायर हो गया ना। और ये बटे में है, इसी कारण अपॉन लगा दिए। तो देखो ये जो कूलम कांस्टेंट था उसका यूनिट कितना हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गया ना। अब ध्यान देना, अब हम जानते हैं यहाँ पे के बराबर क्या होता है, के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट एच जी। अब इसका यूनिट कितना है, यूनिट के लिए बता रहा हूँ, यूनिट के लिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब ये अपॉन में है, ये उधर जाएगा, ये 4 और पाई कांस्टेंट है, हटा दो उसको। ठीक है, तो भैया ये नीचे में आ जाएगा, देखो ये नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये ऊपर में चला गया कि नहीं चला गया। अब अपॉन पे अपॉन है तो सबसे ऊपर में जाएगा ये ना, तो सबसे ये वाला अपॉन पे अपॉन रहता है। देखो ये अपॉन है, उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बोल रहा है, यानी कि फीस बटे में है। कौन बटे में है, कूलम स्क्वायर। हाँ, तो ये ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में जाएगा तो कूलम स्क्वायर, और नीचे में क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट। तो हो गया ना, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट बराबर उसकी यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया उसका यूनिट इसका एक टॉपिक है, एक आध बार पूछा है इसको। ठीक है, परमिटिविटी क्या है उसकी यूनिट बताइए, तो आपको याद रखना। और इसका मान याद रखना 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, समझ आ गया क्या। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब इसी में ना इसको हम थोड़ा से लिखेंगे, ऐसा कैसे लिखेंगे इसको, आगे लिख दूँ क्या, यहाँ पे ना क्या लिखे थे, कूलम के नियम से हमने लिखा F इज इक्वल Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन आर स्क्वायर। ये यूजेबल फार्मूला है, बहुत यूज़ होगा ये। और यहाँ पे लिखना न्यूटन। अगर कूलम का रूल आ गया, बोलेगा कि कूलम का नियम लिखिए, तो फिर आप क्या करना, यहाँ तक लिखना है आपको, और उसका यूनिट लिखना नहीं भूलना है। समझ गए। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, सीमाएं, कूलम के नियम की सीमाएं। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या होगा, कूलम का लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पे काम करता है। ठीक है, पॉइंट चार्ज मतलब छोटी वाली चार्ज। देख पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, समझ रही हो। पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं मतलब कोई बड़ा बड़ा ग्रह व्रह नहीं रहेगा। ठीक है, ये छोटा छोटा चार्ज रहेगा। अब 2 पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं तो एकदम बड़े बड़े ग्रह के लिए नहीं होगा ये। ठीक है, पॉइंट इसी कारण बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, यह जो है ना पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है। ठीक है, या ऐसे बोलते हैं क्या, ट्रू है ना, यह बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यह बिंदु आवेश के लिए सत्य है ना। इट्स ए ट्रू ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, और दिस लॉ ट्रू फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। ठीक है, दूसरा, और ये जो है ना दूसरा, ये स्थिर आवेशों पर अप्लाई होता है ना। जो स्टैटिक कंडीशन में चार्ज रहेगा उसी पे अप्लाई होगा। ठीक है, स्थिर आवेशों पर स्थिर आवेशों पर यह नियम स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है, इट्स अप्लाई फॉर पॉइंट चार्ज। और ये मूविंग चार्ज यानी कि गतिमान आवेश के लिए सत्य नहीं है, गतिमान आवेश के लिए सही नहीं है, सॉरी, आवेश के लिए सत्य नहीं है। समझ गए, लिख लोगे ना।
एक याद रखना। अच्छा, ये है ना मात्र छोटे छोटे चार्ज बस होते और का होते यह, हाँ यह रुके रहते तो एक मन बस अप्लाई होते ते। हाँ छत्तीसगढ़ी में सोचता कि हिंदी में सोचता सब नहीं, लेकिन हिंदी में सोचते हैं लोग ज़्यादा। मैं अगर छत्तीसगढ़ी भी प्रॉपर बोलता हूँ तब भी हिंदी में ही सोचता हूँ। चलो चलो देखते हैं, नेक्स्ट है दूसरा। ये जो है वो अधिक दूरियों के लिए भी लागू नहीं है, ठीक है। कूलॉम का नियम अधिक दूरियों पर भी लागू नहीं होता है। अधिक दूरियों पर भी, अधिक दूरी पर, दूरियों पर भी लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। और कम दूरी पर भी लागू नहीं होता, बहुत ही कम दूरी पर भी लागू नहीं होता है। तो इसकी लिमिटेशन है 10⁻⁻15 मीटर, इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम, एकदम कम भी नहीं होना चाहिए, तो ये इसके लिए लिमिट है। तो यहाँ 10⁻15 मीटर से लेस नहीं होना चाहिए, है ना, लेस नहीं होना चाहिए। 10⁻15 मीटर से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए। कम दूरी बोल रहा है ना, कम दूरी, इधर देखो, इससे कम दूरी बोल रहा है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से लेस नहीं होना चाहिए, कम दूरी। और एकदम ज़्यादा दूरियों पर भी लागू नहीं होता है। ये लास्ट में लिख सकते हो, दिया तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो है वो बड़े ग्रहों पर या बड़ी वस्तुओं पर भी अप्लाई नहीं होता है। जैसे 2 ग्रह ले ले, ठीक है, 2 ग्रह है, ठीक, 2 प्लैनेट है, 2 प्लैनेट पर भी यह लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि 2 प्लैनेट पर भी कूलॉम का रूल अप्लाई नहीं होता है। इसका रीज़न ये है, ठीक है, प्लैनेट तो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो उसमें ना एक स्टेबल पोजीशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक बड़े प्लैनेट पर या बड़ी वस्तुओं पर 2 स्टेबल पॉइंट ढूंढना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी कारण ना ये जो कूलॉम का लॉ है अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बड़ी ग्रहों पर भी या बड़े वस्तुओं पर भी कूलॉम का लॉ जो है अप्लाई नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे स्टेबल पॉइंट ढूंढना थोड़ा आसान नहीं होता है। भी आसान ये है जो पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है, ठीक है। दूसरा, ये जो है वो बड़े वस्तुओं, स्थिर आवेशों पर ही अप्लाई होता है ना, जो मूवेबल रहेगा उस पर अप्लाई नहीं होगा। तीसरा, आपके पास ये अधिक दूरी या फिर कम दूरी के लिए भी अप्लाई नहीं होता, एकदम अधिक दूरी। तो कम से कम दूरी कितना होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर, इतना होना चाहिए, ठीक है। इससे लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे बताना कि बड़ी बड़ी वस्तुओं पर या फिर बड़े ग्रहों पर एक कूलॉम्स का रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक स्टेबल पॉइंट ढूंढना कठिन हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, ये तो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, आगे देखते हैं। कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट चार्ज के बीच मान लेते हैं मीडियम ऑन एयर और वैक्यूम, मीडियम, ठीक है, मीडियम मान लेते हैं कि एयर और वैक्यूम, एयर हो या फिर वैक्यूम हो, उस पर फोर्स हम ले लेते हैं Fm इज इक्वल 1/4πε0 कूलॉम से लॉ, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज के मध्य लगने वाला बल कहाँ से, कूलॉम के रूल से। मान लेते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², ठीक है। अब लिख लेते हैं हम लोग अदर मीडियम ले लेते हैं, ऑन अदर मीडियम, ऑन अदर मीडियम, ठीक है। दूसरे मीडियम पे जब हम इन्हीं 2 पॉइंट चार्ज को रखते हैं और दोनों के बीच में दूरी उतना ही है, ठीक है, और दोनों पे चार्ज उतना ही अप्लाई है, Q1 Q2। तो अदर मीडियम पे मान लेते हैं कि F अदर मीडियम, सॉरी यहाँ पे ना M लिख दिया था, M मीन्स मीडियम हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे मीडियम, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं मान लो F0, ठीक है, F0 लिख देते हैं, नॉट मतलब वैक्यूम, ठीक,
हमने अदर मीडियम पे ले लिया तो ये हो जाएगा जी 4 पाई हम ले लेंगे। यहाँ पे परमिटिविटी एम लिए तो यहाँ पे भी एम ले लेते हैं, ठीक है। अदर मीडियम पे परमिटिविटी, ठीक। तो यहाँ पे आ जाए सेम है, दोनों चार्जेस हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, बिटवीन डिस्टेंस एलो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे ना कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। आप देखो कंपेयर कर रहे हैं तो डिवाइड देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब आप दो चीज़ों में कंपेयर करते हो ना, तुलना करते हो, तो हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आप रेशियो पढ़ते हो ना, रेशियो, जैसे एक क्लासरूम में बॉयज़ रेशियो गर्ल्स, तो इसका मतलब तुलना किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। एक तालाब में छोटी मछली बड़ी मछली, चलो भैया बढ़ते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, हम नर के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे अदर मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कारण हो जा रहा है एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम, है ना, इज इक्वल, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, पूरे के अपॉन में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। हो गया इतना। अब क्या करना है, यहाँ पे देखना डिवाइड करके देखते हैं कि कौन कौन आपस में यहाँ से भाग जाता है। तो ये दोनों भाग चला जाएगा क्या, दोनों ऊपर ऊपर में हैं, ये दोनों नीचे नीचे वाले आपस में भाग चले जाएंगे, ठीक है। 4 पाई भाग चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे म्यू नॉट लिख दिया हूँ, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया हूँ, जबकि एफ एम है तो यहाँ पे मेरे क्या लिखना था, एप्सिलॉन एम, खुद भी लिख दी है क्या, बने बनिस। जब टीचर बोलते हैं ना तब लिखा करो। तो फाइनली बचा क्या, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम, है ना, इज इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन एम, ठीक है। अब सबसे अपॉन में है तो ऊपर में चले जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई, और ये मिडिल वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल ऑन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक मान लेते हैं, लेट माना एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसको कुछ दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, इसको कुछ दूसरा कांस्टेंट मान लिया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, यहीं पे आएगा आपके पास ये। इसको मान लिया हमने, कुछ दूसरा सपोज कर लिए, ठीक है, सपोज कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन और इज इक्वल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा है क्या, गड़बड़ नहीं है ना, ठीक, ठीक है। यही है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो आर फॉर रिलेटिव हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी, आर फॉर रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, ठीक है। तो परावैद्युतांक क्या होता है, ये क्या है बताओ तो, एप्सिलॉन एम क्या है, क्या, अदर मीडियम, है ना, परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, ठीक। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आप लिखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल, ऊपर वाले बोलते हैं अन्य माध्यम विद्युतशीलता अपॉन वैक्यूम या निर्वात में, निर्वात इसको बोलते हैं
परमिटिविटी ऑन वैक्यूम ऐसे करके लिख लेना नीचे में, निर्वात वैक्यूम। नहीं मतलब वहाँ पे ना तो एयर वेयर कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं है। हाँ, जैसे हमारा जो स्पेस है उसमें वो वैक्यूम है, उसमें एयर वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ धूल कण होते हैं। तो ये ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, आर, है ना। अब इसी में देखो, इसी में डेफिनेशन बनता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। उसी को रिलेटिव परमिटिविटी या फिर परावैद्युतांक कहते हैं। अब 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है परावैद्युतांक या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ठीक। तो परावैद्युतांक या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, अन्य माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात माध्यम में विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक। इतना लिखना रहेगा आपको, हो गया खत्म, समझ गए। 1 नंबर में पूछता है, ये पूरा नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा यदि तो परावैद्युतांक क्या है पूछता है। तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, परावैद्युतांक क्या है, समझ गए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है आपका, इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस कि आपका आगे ये सब उसका बेसिक है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जानते तो हो ना, पढ़ चुके हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, उसी को थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना करते हैं, मिलेंगे कल। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।